नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को भारत में राष्ट्रवाद, इतिहास, सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास विषय है जिसका चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 2 बताने जा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पिछले बार मैंने भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 1 आप लोगों को 1 से 20 प्रश्न तक बताया था। इस बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा 2023 में ज्ञात होगा कि 40 नंबर का सभी विषयों में ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा। तो आज मैं आपको पिछले बार 20 प्रश्न बताया था, आज 21वां प्रश्न बता रहा हूँ कि आर्थिक मंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आर्थिक मंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई थी 1929 में। इसके बाद पूरे विश्व पे इसका प्रभाव पड़ा था, भारत में भी प्रभाव पड़ा था। 22 नंबर का प्रश्न है, नमक यात्रा जिसको डांडी मार्च भी कहते हैं कब प्रारंभ हुआ था। तो ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम गुजरात में है और इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। वहीं से 78 प्रतिनिधियों के साथ यह यात्रा प्रारंभ हुई थी। डांडी जो है वह गुजरात का एक समुद्री किनारा तटीय इलाका है। अब है 23 नंबर, डांडी पहुंचने में कितना दिन लगा था। तो डांडी पहुंचने में 24 दिन लगा था। उसकी दूरी साबरमती आश्रम से डांडी की दूरी 240 किलोमीटर है और यह 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचा था महात्मा गांधी और 78 प्रतिनिधियों ने। उसमें अंग्रेजों ने क्या किया था कि नमक पे भी टैक्स लगा दिया। तो गांधी जी ने कहा कि नमक ऐसा चीज़ है जिसका सेवन गरीब और अमीर सभी करते हैं, इसलिए नमक पे टैक्स हम लोग नहीं देंगे। और इसी के लिए इन्होंने, हम लोग जानते हैं कि समुद्र का खारा पानी में नमक पाया जाता है, तो गांधी जी ने समुद्र के खारे पानी को आग में खौलाकर नमक बनाया और उन्होंने कहा कि हम लोग नमक खुद बनाकर खाएंगे और इस पर टैक्स नहीं देंगे। 24 नंबर का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है 6 अप्रैल 1930 से। इसके पहले उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। मतलब गांधी, असहयोग का अर्थ ही है कि गांधी जी मैंने बोले थे भारत को कि सहयोग अंग्रेजों को नहीं करेंगे। और सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा का मतलब है कि अंग्रेजों की किसी बात को हम लोग नहीं मानेंगे। सविनय मतलब एकदम रिस्पेक्ट से विनय करके उनकी आज्ञा को अवज्ञा कर देंगे, आदेश को नहीं मानेंगे। अब है 25वां नंबर प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। यह 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। दिल्ली में एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि इरविन के अनुसार गांधी जी ने लॉर्ड इरविन की बातें मान ली और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लेने की स्वीकृति दे दी। और इस पे अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो भी राजनीतिक कैदी या राजनीतिक नेताओं को जो जेल में डाला गया था उनको रिहा करने के लिए लॉर्ड इरविन ने इस समझौता में माना था। इसीलिए गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए हामी भर दी थी। तो दिल्ली गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है 26 नंबर, गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो आपको बता दें कि गोलमेज सम्मेलन जो है वह लंदन में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम हुआ था 1931 ईस्वी में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में। तो गांधी जी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। यह प्रतियोगिता परीक्षा, नौकरी और कंपटीशन का प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। और अगर प्रश्न पूछेगा कि कौन से ऐसे नेता हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एक ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। 27 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। 28 नंबर का प्रश्न है कि भारत में कौन से ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको अभी मैं बता चुका हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है गोलमेज, मतलब अंग्रेज बहुत चालाक थे, वह दिखाना चाहते थे कि हम सभी को एक समान मानते हैं। ऐसा नहीं जैसे खाने का टेबल होता है, मालिक जो बैठता है उधर
फ्रंट पे और तो ऐसा नहीं, गोल में मतलब गोल मैंने सभी को हम एक समान महत्व देते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको शॉर्टकट में फिक्की बोलते हैं, इसका हिंदी है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में भारत के व्यापारियों ने किया था। कौन किया था? भारत के व्यापारियों में। उस समय भारत के व्यापारी जो थे वह पुरुषोत्तम दास टंडन एवं जी.डी. बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपति थे, और भारत के व्यापारियों ने अपने हित की रक्षा के लिए ये फिक्की की गठन 1927 ईस्वी में किया था। और एक और गठन किया था 1920 ईस्वी में, भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना भी व्यापारियों ने किया था। 30 नंबर का प्रश्न है, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? पूना पैक्ट समझौता जो हुआ सितंबर 1932 में हुआ था। यह गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। उस समय गांधी जी अरवदा जेल में थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने समुदायों के लिए कुछ अलग सीटें मांगी थी, इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि नहीं। तो इसी फिर बाद में जब गांधी जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी तो कुछ नेताओं की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं के सहयोग से दोनों नेता में समझौता हुआ और अम्बेडकर जी ने मान लिया। तो 1932 में पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुई थी। अब है 31 नंबर का प्रश्न, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1930 में किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी 1930 में दलित वर्ग की एसोसिएशन की स्थापना। 32 नंबर का प्रश्न है, भारत माता की छवि पहली बार किसने बनाई थी? तो भारत माता की छवि पहली बार जो वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था। 33 नंबर का प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से प्रेरित होकर भारत माता की विख्यात छवि किसने बनाई थी? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पूछेगा कि भारत माता की छवि पहली बार किसने बनाया तो इसका उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और अगर पूछेगा स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि किसने बनाया, तब होगा अविंद्रनाथ टैगोर। 34 नंबर का प्रश्न है, आनंद मठ पुस्तक या आनंद मठ उपन्यास था की रचना किसने की? तो आनंद मठ पुस्तक उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समय में एक गीत लिखा था, वंदे मातरम। तो यह उस समय स्वदेशी आंदोलन में इस गीत को बहुत ज़्यादा गाया जा रहा था और बाद में उन्होंने इस गीत को अपने उपन्यास आनंद मठ में भी सम्मिलित किया था। 35 नंबर का प्रश्न है, द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से तमिल लोक कथा का संकलन किसने किया था? तो इसका संकलन नटेशा शास्त्री ने मद्रास में किया था। द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया ये तमिल लोक कथा है जिसका संकलन नटेशा शास्त्री ने मद्रास में किया था। तो दोस्तों आज मैंने आपको 35 प्रश्न बताएं भारत में राष्ट्रवाद, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न और काफ़ी रोचक भी है, तो आप इसको याद कर ले, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।